और मरकजी काबीना का इजलास कल दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ था और उस इजलास के दौरान आला तालीम और प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से एक जामिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। और इस मंजूरी के आने के बाद फिर प्रकाश जावड़ेकर साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें खदुखाल बताए गए कि नई तालीमी पॉलिसी जो पूरे मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल होगी उसका खदुखाल क्या है और किस तरीके से ये जनाब आगे बढ़ेगी। स्कूल और आला तालीम में बड़ी तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल रही है और इब्तिदा से सेकेंडरी तक अब 4 दर्जों के अंदर इस पूरे मामले को जो है वो बांट दिया गया है। अगर हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हैं तो 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉप कर दिया गया है जी। न्यू स्कूल स्ट्रक्चर जो होगा वो नया स्कूल स्ट्रक्चर जो है वो 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 वाला मामला जो है थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूं कि जनाब क्या है। अप टू 5th प्राइमरी अब प्री स्कूल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 5+3+3+4 को मैं आप बता देता हूं आपको। अप टू 5th प्राइमरी जो होगा, अप टू 5th ये प्री स्कूल होगा, 6ठी से 8वीं तक मिडिल होगा, 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल होगा, 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल होगा और 12वीं ऑनवर्ड जो होगा वो ग्रेजुएशन होगा। इसके साथ साथ जो मुझे इसमें लग रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हर एक डिग्री जो है वो 4 साल के अंदर मुकम्मल करनी बड़ी लाजमी कर दी गई है। और 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड यानी 6ठी क्लास के आगे जो होगा वो वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे हर एक स्कूल के अंदर। 8वीं से 11वीं तक का बच्चा जो है वो कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो अपनी मनपसंद का ले सकता है। इस पर काफी दबाव एक था कि हिंदी को बड़ा कंपलसरी करवाया जाए जी उन जगहों पर जहां पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाए। इस पर मरकज ने जो है वो बात नहीं मानी है, क्योंकि आरएसएस के मुख्तलिफ संगठनों की तरफ से इस बात को जो है वो कहा गया था, नहीं माना गया जी वो। इसके साथ साथ सभी ग्रेजुएट कोर्सेज जो है उनमें कुछ माइनर ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं, ज्यादा कोई बड़ी तब्दीली इसमें नहीं है। और साइंस स्टूडेंट कैन हैव फिजिक्स एज ए मेजर एंड म्यूजिक एज ए माइनर, यानी इस तरीके का अरेंजमेंट जो है यहां पर कॉम्बिनेशन में कर दिया गया है। ऑल हायर एजुकेशन वो अब गवर्न होंगे एक ही अथॉरिटी से। अभी ये एक अथॉरिटी का मतलब हम एक जगह देखते थे यूजीसी गवर्न करता था कुछ फैक्टर्स के अंदर और कुछ की जगहों पर एआईसीटी कर रहा था। अब एआईसीटी और यूजीसी मर्ज हो गई है, अब एक ही अथॉरिटी बनेगी ताकि बच्चों को दरबदर की ठोकरें ना खानी पड़े। और सभी यूनिवर्सिटियां जो है चाहे वो सरकार की हैं, प्राइवेट है, ओपन डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वोकेशनल यूनिवर्सिटीज है, वो जितनी भी वहां पर वोकेशनल कोर्सेज जो है वो ऑन टॉप प्रायोरिटी रहेंगी ग्रेजुएशन से के दौरान भी और ग्रेजुएशन के बाद भी, ताकि वो वाले वोकेशनल कोर्सेज हो जो शहर के अंदर या गांव देहात के अंदर जिसकी अशद जरूरत हो। उसके साथ साथ जनाब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो है मुख्तलिफ कोर्सों के अंदर कर दिया गया है। क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन कर दिया गया है। उसके साथ साथ सभी स्कूल अब सेमेस्टर वाइज जो है वो साल में 2 ही बार इम्तिहान लेंगे जी। ये पहले हुआ करता था, हम देखते थे कि हर 3 महीने बाद भी इम्तिहान होता था कुछ स्कूलों के अंदर, वो खत्म करके सिर्फ 2 बार इम्तिहान कर दिया गया है। सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है टू कन्फाइन टू द सब्जेक्ट, यानी अगर फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स जिस क्लास के लिए है उसी के दायरे इख्तियार तक उसको महदूद कर दिया गया है, आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा, जो हम देखते थे कि अक्सर स्कूल अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेजुएशन के दौरान अगर कोई बच्चा इफ स्टूडेंट कंप्लीट 1 ईयर, अगर उसने 1 साल मुकम्मल किया तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर उसने 2 साल कर दिए हैं तो वो जनाब डिप्लोमा माना जाएगा। और अगर उसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया तो वो डिग्री को सर्टिफिकेट मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये नई तब्दीलियां जो है वो लाई गई हैं और इससे माना जा रहा है कि उम्मीद लगाई जा रही है कि नई पॉलिसी के तहत जो है वो बड़ी होगी। हमारे साथ डॉक्टर शमीम बांडे साहब ज्वाइन करेंगे, माहिर तालीम है, थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जब ये पॉलिसियां बन रही थी पिछले 1 साल से लगातार हम देख रहे थे, आसिफ आपको और अपडेट करेंगे, तो राष्ट्रीय सेवक संघ जो है आरएसएस जो है वो उनकी मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस और मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो वजारत तालीम के अंदर चलते रहे। अब एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं रही, अब वजारत तालीम रहेगी, तो वहां पर वो चलते रहे और वो वहां पर मिलते रहे और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनके साथ उनकी मीटिंग होती रही और 3 जुबानों को लेकर जो पिछले कई दिनों से
एक बड़ी बहस मुल्क के अंदर चल रही थी कि हिंदी को कंपलसरी बनाया जाए पूरे मुल्क के अंदर, उसमें मरकज ने वो बात मानी नहीं है, क्योंकि साउथ की कुछ स्टेट्स की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया था कि जनाब वहां पर तो हिंदी पढ़ी नहीं जाती है, बोली नहीं जाती है, आप कंपलसरी कैसे करेंगे। तो वहां पर रीजनल लैंग्वेज को जो है वो प्रायोरिटी दे दी गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने बताए इसमें ये कि सबसे जो अहम इसमें इस पूरी पॉलिसी का हिस्सा वो ये लगता है कि जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से आज के निज़ाम में अगर 4 साल कोई इंजीनियरिंग या 6 सेमेस्टर के बाद तलबा किसी वजह से अगर तालीम हासिल करने से कासिर रह गए हो, वो तालीम छोड़ देता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, तो फिर इसका कोई भी हल नहीं होता। लेकिन मल्टीप्लरी जो एग्जिट सिस्टम है सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। और तलबा के मफाद में एक अहम फैसला लिया गया है, ये बड़ी बात इसमें है। और इसके अलावा जो आप ये बता रहे थे कि इस जो स्कूल की तालीम में की गई तब्दीली है, इसके तहत 6 से 9 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जिन्हें आमतौर पर 1 से 3 क्लासों में होते हैं, या फिर इनके लिए जो कौमी मिशन शुरू किया गया है ताकि बच्चे बुनियादी जो ख्वानदगी और आदाद हैं उसको समझ सकें, बेसिक एजुकेशन। और इसके अलावा जो 3 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उन पर इस बात पर भी फोकस किया गया है कि मौजूदा जो आंगनवाड़ी का निजाम है उसको बेहतर बनाया जाए और 6 से 8 साल के बच्चों पर खेल कूद की जो सरगर्मियां हैं उनके साथ भी उनको जोड़ा जाए और एनसीईआरटी के तहत ये सारी चीजें नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हो। चलिए अब जरा फटाफट से 2 खबरें आपको बताएंगे, उसके बाद हमारे 2 नुमाइंदे जो वो ज्वाइन भी कर चुके हैं उनके पास भी चलेंगे। डॉक्टर रियाज अंतु साहब प्रिंसिपल सिकिम्स बिमना हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि बात कर सकें। अब जरा पहले आपको इंटरनेट के हवाले से बात करें, क्योंकि पिछले कई दिनों से इंटरनेट पर या इंटरनेट को लेकर इस तरीके की अफवाहें चल रही थी कि जनाब 5 तारीख को जनाब 4G आना है, 10 तारीख को जी ये होना है। उस पर कहीं ना कहीं जो है वो फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि कल दोबारा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि 19 अगस्त तक हाई स्पीड इंटरनेट यानी 4G इंटरनेट जो है उस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये कल रात देर के मरकजी रियासती वजारत दाखिला की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया और कहा गया कि इस ऑर्डर के अंदर इनपुट्स जो उनके पास है उसकी वजह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज आने वाले हफ्तों के अंदर बढ़ सकती है, क्योंकि 15 अगस्त की तकरीब है, 5 अगस्त की तकरीब है। तो उसको देखते हुए जनाब फिलहाल 9 अगस्त तक 4G इंटरनेट सर्विसेज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेंगी और बाज़ाब्ता तौर पर प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी शैलेंद्र कापरा की तरफ से कल ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब जरा बात करते हैं ईद के हवाले से भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे दोनों साथी, क्योंकि अनलॉक जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है और अनलॉक जब हो गया है तो कल हमने देखा कि कड़ी मशक्कत के बावजूद भी बाजारों के अंदर काफी ज्यादा रश था और लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ नजर आ रहे थे। तो ये किस तरीके का माहौल है, सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से हमारे साथ इस वक्त दोनों साथी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए और सईद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सईद आपके पास आऊंगा, ये बताइएगा शहर श्रीनगर की सूरत हाल किस तरीके की है। माना जा रहा था कि पाबंदियों के बाद दोबारा खोल दिया गया और जो ही खोल दिया गया तो वो जो फिजिकल डिस्टेंस का सवाल था, सोशल डिस्टेंस का जो सवाल था, उसकी धज्जियां जो है वो कल दोबारा देखी गई उड़ती हुई शहर के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि पुलिस जबरदस्त मशक्कत करती हुई नजर भी आई। देखिए गौहर सही कह रहे हैं आपके, जिस तरह कल माहौल देखा गया शहर श्रीनगर में, लोग जो है मुख्तलिफ एरियाज से श्रीनगर का रुख उन्होंने किया और मुख्तलिफ बाजारों में वो गए शॉपिंग करने के हवाले से, बाकी मामला के हवाले से तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लोग ऐसे भी कई तादाद जो लोगों की थी जिन्होंने मास्क नहीं पहने, जो हमारे पास वीडियोज आई जो हमने देखा। और दूसरा ये कि जहां पे भी खरीदारी के लिए जाते थे तो वहां पे सोशल डिस्टेंस कहीं दिख नहीं रही थी, तो वैसा जो एसओपीज की बार बार बात की जा रही है वो वायलेट हो रही थी। सरकार ने इस बार अगरचे पुलिस को भी मुतहरिक रखा था और साथ ही लाउड स्पीकर के जरिए शहर श्रीनगर के हर एक एरिया में जो प्रशासन है, जो इंतजामिया है, वो बार बार लोगों को अवेयर कर रही थी कि आप खरीदारी करिए, आप दुकान में जाइए, मगर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखे, एसओपीज को फॉलो करे और 1 या 2 आदमी ही अगर दुकान के अंदर जाए उसके बाद बाहर बाकी रहेंगे जब तक वो वापस ना आए। मगर ऐलान के बावजूद भी, पुलिस रहने के बावजूद भी वायलेशन की खबरें शहरी श्रीनगर से आई, मुख्तलिफ अजला से
बारामूला में लोगों ने खुद कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, हमें अनलॉक करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिस तरह का माहौल बना हुआ है। ठीक है, सही, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा तजम्मुल के पास चलता हूँ। तजम्मुल, मुझे याद है कि 2019 अगस्त का महीना था, ईद की आमद थी और बड़ा फैसला मरकज की तरफ से लिया गया, जिसके बाद पाबंदियां आयद कर दी गई और वो पाबंदियां किसी न किसी तरीके से आज के दिन तक जारी है, चाहे कोविड-19 की वजह से हो या वो पुराना मामला हो जब 370 और 35 से हटाया गया। जो ताजिर तबका है, वो ताजिर तबका जो सड़क पर अपने माल को लाकर रेडी वाला, फटरी वाला जो है, पटरी वाला जो है, वो सामने आकर माल बेचता था और रोजमर्रा की माश कमाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता था, या वो छोटा ट्रांसपोर्टर जिसके पास एक छोटी गाड़ी थी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज पे काम करता था, बैंक का कर्जा भी उतारता था और अपना काम भी कर रहा था, वो इंतहाई संगीन स्ट्रेस के अंदर है। और खबर ये आ रही है कि डिप्रेशन के काफी ज्यादा मरीज अब इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि तिजारत जीरो हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। आसिफ साहब, बिल्कुल आपका जो तकाजा है, जम्मू कश्मीर में अवाम को जो मुश्किलात झेलने पड़े और जो कि जिस तरह से अनवारंटेड कोई चीज किसी शख्स पर थोपी जा रही हो, मुझे लगता है कि उसके ही आसपास जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त से लेकर जगह आज 5 अगस्त 2020 तक की बात करेंगे तो कहीं बोनी वाला, रेडी वाला और जो शख्स घर का वाहिद कमाव था, घर से बाहर आकर रेडी लगाता था, भले उसके मिजाज में, मुस्तकिल मिजाज में कोई तब्दीली अभी तक ना आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर पे बहुत परेशानियां पड़ती है। जिस तरह से आपने कहा कि काफी लोग जो हैं डिप्रेशन में चले गए हैं, काफी ज्यादा एंजाइटी लोगों में है और बहुत सारे लोग जो हैं जो इस तरह का काम काज करते थे और अब फैमिली के साथ भी काफी ज्यादा इख्तलाफ आता है। और बहुत जगहों पर हमने देखा कि जब उनकी बीवी कमाने वाले की शख्स के पास उसके पास अब गुजारा नहीं है तो कहीं वो मायके में है, कई मामला बहुत आगे तक कहीं पर बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में खासकर जब हम अपने शहर श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ का तकरीबन 20 से 25% अवाम ऐसा है जो कहीं ना कहीं दिन में कमाओ, शाम में खाओ और इसी चीज को फॉलो अप करके उनके घरों में ऑलरेडी एसओपी और गाइडलाइन इस तरह की हैं। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले ऐलान किया कि फेज 1 में आप हाउस बोट शिकारा एसोसिएशन, ठीक है, मैं जरा अनलॉक की जरूर बात करूंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा क्योंकि डॉक्टर रियाज अंतु साहब, प्रिंसिपल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा भी हमारे साथ है। आसिफ जरा बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज साहब ज्वाइन करने के लिए। कोविड-19 पे तो लगातार बात हो ही रही है, केसेस भी सैकड़ों की तादाद में हमारे सामने हैं और डेथ परसेंटेज भी कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है। इन सब के बीच में क्या कुछ आपकी तरफ से अब इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, क्या कुछ प्लान मुरतब किया जा रहा है, कम से कम ईद के दिनों में लोगों को समझाया जा सके या सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस कामकाज हो? क्या कुछ डॉक्टर्स एसोसिएशन इस वक्त तैयारियां कर रही है? पहले तो मैं करेक्शन करना चाहता हूं, मैं प्रिंसिपल सिक्किम मेडिकल कॉलेज बिमना हूं, जेवीसी बिमना। जी जी जी, नंबर 1। हाँ, दूसरा ये जो ईद के हवाले से सबसे अहम जो इस वक्त ज़ेर गौर है वो ये है कि ईद में शॉपिंग कैसे की जाए, ईद में कुर्बानी कैसे की जाए, ईद में नमाज कैसे अदा की जाए और ईद में मिलन कैसे हो, खाने पीने की व्यवस्था का कैसे ध्यान रखा जाए। तो अगर मैं नमाज का जिक्र करूं तो उसमें सबसे पहले ये है कि ईद नमाज में क्या एहतियाती तदाबीर की अशद जरूरत है जी। तो मैं इस हवाले से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ईद नमाज में वो सबसे पहले हर कोई इंसान कोशिश ये करे कि वुजू घर से करके जाए। नंबर 2 ये करे कि मास्क के बगैर घर से ना निकले, सैनिटाइजर अपना साथ रखे, कोशिश ये करें कि बड़े खुले मैदान में, मोहल्ले में नमाज अदा की जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जहां इसकी गुंजाइश नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए तो उसमें 2 आदमियों का गैप बीच में रखा जाए और कोशिश ये करें लोग कि अपना जाए नमाज घर से साथ लें ताकि फोमिटस का खतरा ना हो। तो इन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब हम ज्यादातर ईद के दिनों में देखते हैं जो डाइटिंग का प्लान रहता है। नमाज के हवाले से तो आपने बताया कि किस तरीके से चीजें फॉलो कर रही हैं, लेकिन डाइटिंग का प्लान भी किस हद तक सही रखने की और खुद को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है और क्या कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत है इन 3-4 दिनों के अंदर जब एक्सेसिव यूज स्पाइसेस का होता है, बहुत ज्यादा मटन मीट का इस्तेमाल होता है और दीगर कुछ ऐसी मसनूआत
जो नुकसानदेह इस वक्त साबित हो सकती हैं मौजूदा हालात को देखते हुए, तो उस हवाले से क्या कुछ मशवरा रहेगा लोगों के लिए? देखिए, किसी भी पैंडेमिक में जी। ये बहुत अहम है कि रॉ मटेरियल, रॉ चीजें, रॉ सब्जियों का, रॉ फल का इस्तेमाल ना किया जाए अनकुक्ड। जी। उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो जैसे ईद की शॉपिंग है, सब्जी खरीदनी है, फल खरीदना, कुछ भी खरीदना, तो सबसे एहतियात ये है कि उसको अगर आपके पास गुंजाइश है तो 24 घंटे कम से कम क्वारंटीन में रख दें। यानी आपने आज कोई चीज खरीदी, सब्जी या फल या कोई, उसको कल आप इस्तेमाल में लाएं धोने के बाद। तो अब तो कुछ कंपनीज मशीन भी डेवलप कर रही हैं जिसमें सब्जी को सैनिटाइज किया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर टाइम लगेगा। तो बहरहाल ये जैसे सलाद वगैरह काटते हैं या कुछ, उसका कम इस्तेमाल किया जाए। अगर करना है तो लाजमी है, तो उसमें यही है कि आपने आज खरीदा तो कल उसको धोकर फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। उससे जो है वायरस लोड अगर खुदा न खास्ता इस पर होगा भी, क्योंकि फोमिटस से भी वायरस फैलता है, तो उसमें विरुलेंस बहुत कम हो जाती है, खतरा बहुत खत्म हो जाता है जी। बहुत हद तक। दूसरा ये है कि जैसे मीट है या कुछ है आपने पकाना है, उसको अच्छी तरह आपने धोना है प्रेफरेबली। अब कुर्बानी का जिक्र करेंगे आप, तो उसमें भी एहतियाती तदाबीर की जरूरत है, जिसमें ये करे कि एजेंसीज को दिए कुर्बानी के लिए वो ज्यादा अच्छा है, ताकि वहां पर वो एहतियाती तदाबीर के साथ वो इस्तेमाल करें। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो मेरा सलाह मशवरा ये है कि हर कोई ये कोशिश करे कि जानवर को अच्छी तरह साबुन से नहलाए, जिससे फोमिटस का, क्योंकि इसमें कई लोगों का हाथ लगा होता है, तो वो एक बहुत ही अहम एहतियाती तदाबीर है इसमें। उसके बाद अगर आप इसको घर में ज़बह करना चाहें, कुर्बान करना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक तो मास्क के बगैर ना करें, और आप चश्मा एक पहने और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब ज़बह करने का वक्त होता है तो जानवर के मुंह से एरोसॉल हो सकता है। अभी ऐसी कोई जो ओपन चीज नहीं आई है कि जानवर से इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इंसानों का कुछ जानवरों में इन्फेक्शन पाया गया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत लाजमी है कि जिस टाइम एरोसॉल का खतरा है, जिस टाइम ज़बह करते हैं, उस वक्त जानवर कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, उस टाइम पे यू हैव टू हैव आपको ग्लव्स, आपको मास्क और चश्मा लगा होना चाहिए। ये बहुत ही अहम है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जो पैक्ड फूड है वो ज्यादा तैयार किया हुआ खाना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है पेंडेमिक के बीच में, वो किस हद तक सही है? बिल्कुल, जो कुक्ड फूड है, क्योंकि फूड से अभी इन्फेक्शन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जी, यानी कुक्ड फूड इज सेफ। अब कुक्ड फूड को ट्रांसफर करने वाली एजेंसी, वो मैं हूं या कुक है या घर का अफराद खाना है या बाहर से लाने वाला है, उसके हाथ को सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है। ये लाजमी है। ये दुकानदारों के लिए भी एडवाइस है कि जब भी उनके पास कोई ग्राहक जाए तो जैसे दुकान में अंदर हो उसका हैंड सैनिटाइज हो जाए। तो जो भी दुकान में जाता है, जब उसका हैंड सैनिटाइज हो गया तो अंदर वायरस का आने का खतरा हाथ से खत्म हो जाता है, क्योंकि उस चीज को कई बार लोग छूते हैं। तो वो जो जिसमें ये ट्रांसफर हो रहा है फूड, उसका बड़ा सैनिटाइज होना बहुत लाजमी है। तो बाकी कुक्ड फूड में कोई खतरा नहीं है, और कोशिश ये करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खाना खाएं और मजमा जमा ना होने दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज अंतु साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बताई कि आपने कुर्बानी करनी है, लेकिन प्रोटोकॉल जो मुअल्लिजीन की तरफ से सेट किया गया है उसको ध्यान में रखिए। आपने कुर्बानी के मीट को बांटना है तो उस वक्त भी आप एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, और अपने घर में अगर आप नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ वैसे तो जम्मू कश्मीर में इजाज़त है नहीं, अगर आप कहीं पर होगी भी, कोई चोरी छुपे एहतमाम करेगा भी, तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ईद की आमद है, सिर्फ चंद लम्हात हमारे सामने है, तो इसलिए ये एहतियाती तदाबीर दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़रा अपने दोनों नुमाइंदों के पास वापस चलते हैं, श्रीनगर वाले दोनों को ज़रा दिखाइएगा अपने फ्रेम पर। तजम्मुल, ये भी ज़रा फटाफट से बताइएगा, ये जो कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का मामला है, किस तरीके का माहौल आप शहर के अंदर देख रहे हैं, और क्या वो गहमा गहमी लौट आई है जो हम माजी में देखा करते थे? गौर साहब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम ईदगाह और आसपास के मंडियों की बात करें, पारिमपोरा, रनावारी और उसके बाद पीरबाग, रावलपोरा, रंगरेट, बाग मेहताब, इन इलाकों में बड़ी तादाद में जो है कुर्बानी के लिए जानवर लाया करते थे, चाहे वो
पीर पंचाल के ऊंची पहाड़ियों से लोग आकर इधर खरीद फरोख्त के लिए मंडियां लगाते थे या दूसरे कई इलाकों से। लेकिन इस साल चूंकि पेंडेमिक के इस दौर में जिस तरह से रियाज साहब भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा एहतियात करना है, मुझे लगता है कि वो अफराद भी न सिर्फ रोजगार उनका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ जो इसी से अपना साल जो छह चलाते थे, बल्कि खरीदने वाले भी मैंने देखे कि कई बार जब हमारा घर से निकलकर नटीपोरा और उसके आसपास में कई जगहों पर इस तरह से जानवर रखे जाते हैं, जब उनसे नीचे उतरकर दूर से भी सही बातचीत करते हैं, न ही खरीदार है और न ही बेचने वाले उतने संजीदा है, और न ही माल या माल का जो झुंड होना चाहिए जानवरों का जिसमें भेड़ बकरियां वगैरह शामिल है उतनी तादाद में। मुझे लगता है कि एक तो प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, दूसरा एक साल अब होने को आया, इस साल अजीम कुर्बानी के जो सुन्नत इब्राहिम है मुझे लगता है शामिल उसमें लोग जो हैं मुश्किल से हो पाएंगे, क्योंकि माली कफालत बहुत ज्यादा है और तकाजा भी जिंदगी का है कि जब आप इस पेंडेमिक से गुजर रहे हो तो शायद इक्तिसादी तौर पर आप बहुत ज्यादा कमजोर भी। जो माशती सूरत हाल है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो डिरेल हो गई है, क्योंकि एक साल मुकम्मल तौर पर लगभग बंदी हो गया अगर आप देखेंगे सिर्फ चंद दिनों को छोड़ के। मैं सईद आपके पास आ रहा हूं, अब इसी चूंकि ईद की आमद है तो बेकरी का एक बहुत बड़ा अंसर रहता है, एक बड़ा फैक्टर वो भी है, और बड़ी धूमधाम के साथ लोग जाते थे। कल हमने देखा जो सोशल मीडिया पर कुछ चीजें वायरल हो रही थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी का अमला जो था वो मुख्तलिफ सेंटर्स पर गए, उन्होंने चेक किया कि कोविड पॉजिटिव है, टेस्ट नेगेटिव है, क्या कुछ है, तो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने वो हजारों करोड़ रुपए की बेकरी को जाया कर दिया और अपने साथ लेकर चले गए और कहा कि देखिए यहां पर जो सिचुएशन ये थी कि जो कोविड टेस्ट प्रोटोकॉल था वो फॉलो नहीं किया गया या कोई ना कोई वहां पर पॉजिटिव था, जिसके बाद ये बेकरी बनाई, उसके बाद बावजूद भी बेकरी बनाएगी, इस वजह से एहतियाती तौर पर ये चीजें की गई है। तो किस तरीके का माहौल उस फ्रंट पर है? देखिए गौर, अगर हम बैटरी की बात करें, ईद उल फितर को भी हमने देखा कि ज्यादातर लोगों ने खरीदारी नहीं की बैटरी के हवाले से, क्योंकि एक तो जो आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर नहीं हुआ था, वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया था। दूसरा बड़ा ये कि अब लोग भी शायद डर रहे हैं इन चीजों को खाने से या घर में लाने से, क्योंकि जब कई लोगों से बात करते कहते क्या पता है किसने बनाया और किस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट किया होगा। और अगर आज की हम बात करें, जिस तरह वो गहमा गहमी रहती थी बाजारों में बेकरी के हवाले से, यहाँ करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता था बेकरी पे दोनों ईदों पे, आज ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जो है वो ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं कर रही है बेकरी की, और जितनी भी यहाँ की बेकरी शॉप्स है, अगरचे कई ऐसी बड़ी जो शॉप्स है उन्होंने टेस्टिंग भी की है, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन करके हमें बताया कि हमने टेस्टिंग भी किया है और जो सरकार ने प्रोटोकॉल सेट किया उसको वो फॉलो भी कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग अभी इस आज के दिन में ये कहें कि ज्यादातर बेकरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया इस हवाले से कि ज्यादातर एक तो माली की जो तजुमुल साहब अभी बता रहे कि जो हालात अभी लोगों के हैं माशत के हवाले से काफी ज्यादा परेशानी है लोगों को। दूसरा कि अब वो चीजें बाजार से जो मार्केट से चीजें लाने में लोग डरते हैं और उनको इस्तेमाल करने में डरते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर आप मैं आता हूं, चूंकि कोविड की बात चल रही है और थोड़ी देर में हम कॉल देना शुरू कर देंगे, बड़ा रश जो है वो कॉल्स बजना शुरू हो गई है, बस थोड़ी देर में ले रहे हैं कॉल्स को भी हम। लेकिन जब हम कल के फिगर्स को देखते हैं कोविड-19 के, तो कुछ और मौतें वाकया हुई है और मरने वालों की तादाद 340 से ज्यादा हमारे पास अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का फिगर है। और फिर जब बीमारों की तादाद देखते हैं तो 19,000 बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 19,000 लोग हमारे सामने हैं जो कोविड-19 के पेशेंट इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर है। और जब कल की मैं देखता हूँ जो कल डेथ्स हुई हैं, इनमें भी परेशानी जो थी कि वो मल्टीपल डिजीज़ के अंदर थे और आखिरी लम्हात में अस्पताल पहुंचे, चंद घंटों के अंदर अंदर उनकी मौत जो है वो वहाँ पर हुई है। लेकिन जो एदाद शुमार बता रहे हैं, जो 316 का फिगर हमारे पास है, 316 कश्मीर में और 25 जम्मू में जो डेथ्स हुई हैं, उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो वो सर फहरिस्त है, 101 मौत वहाँ पर कोविड-19 की हुई थी। उसके बाद बारामूला है, 65 डेथ्स वहाँ पर है, कुलगाम के अंदर 27 है, बडगाम के अंदर 25 है, अनंतनाग के अंदर 23 यानी 23 डेथ्स वहाँ पर हुई है, शोपियां के अंदर 20 और कुपवाड़ा के अंदर 20 और पुलवामा के अंदर 19 डेथ्स हुई हैं। ये सूरत हाल है कोविड-19 का हमारे सामने। और जब हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं उसमें भी श्रीनगर सर फहरिस्त है 203 का फिगर लेकर, 20 बारामूला, 15 कुलगाम, 4 शोपियान, 26 अनंतनाग, 3 कुपवाड़ा और 60 से ज़्यादा पुलवामा, 45 बडगाम, 3 बांडीपोरा और 3
गांधरबल, ये कश्मीर सूबे की कहानी है। यानी शायद ही वो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर कोई ना कोई कोविड पेशेंट हमारे सामने नहीं होगा। और कल जब हम राजभवन की बात करते हैं तो राजभवन के अंदर भी जो 2 हाई प्रोफेशनल हायर किए गए थे, प्रोफेशनल लोग जो हायर किए गए थे 1 साल की जो तैयारियों को मुकम्मल करने के हवाले से जो ड्राफ्टिंग और 10 तरह की चीज़ों के लिए उन्हें किया गया था, वो दोनों पॉजिटिव आए हैं। उसके साथ साथ गवर्नर हाउस के अंदर भी एक सीनियर ऑफिसर जो है वो पॉजिटिव आए हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी आए हैं वहाँ पर। तो न गवर्नर हाउस सेफ रहा, न आम आदमी का मकान सेफ है, न बाजार सेफ है और ना ही कोई ऐसी जगह सेफ है जिसे आप सेफ मान सकते हैं। तो इस बीच मुआलिजीन यानी जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं उसी की एक राह है फिलहाल, जब तक कोई हमारे सामने जनाब दवाई आती है। तो कोविड-19 की वजह से जो हफ्तावार बंदिशें जो है वो और आगे बढ़ रही हैं और माना जा रहा है कि कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से जनाब हफ्तावार बंदिशें भी की जाएंगी, 2-2 दिनों की बंदिशें होंगी ताकि किसी न किसी तरीके से कोविड पर काबू पाया जा सके। जी आसिफ। बिल्कुल, आपने जहां तक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो केसेस गिन के बताए हैं, इनमें एक और इम्पोर्टेंट डेटा हमारे पास ये भी है कि ऑल ओवर इंडिया जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर आउट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की डिटेल सामने आई हैं, यूटीज या स्टेट्स की बात अलग रखी, लेकिन इन सब के बीच में जब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बात आई है तो श्रीनगर जिला भारत के उन जिलों में शामिल है जहां पर नंबर ऑफ केसेस इस वक्त 1000 या इससे ज्यादा हुए हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट्स की फहरिस्त भी जब हमारे सामने है तो श्रीनगर उसमें टॉप ऑफ द टेबल बना हुआ। एक दूसरा, जहां तक 500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इनमें 67 ऐसे लोग थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 480 या 85 के करीब ऐसे केसेस जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थे, कॉन्टैक्ट पर्सन थे, प्राइमरी कॉन्टैक्ट या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट थे, वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो रिकवरी रेशियो थी, जो पहले 63.37% जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर गई, वादी के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज बेहतर हुई, 59% तक गई। ये गिरकर अब पूरे यूटी के अंदर, मरकजी खित्ते के अंदर 58.01 तक आ पहुंची है। यानी 58% इस वक्त रिकवरी रेशियो हमारे पास है। इस वक्त एक और भी यहां पर खतरनाक सिचुएशन जो इमर्ज हो रही है, जितने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उससे डबल पहले जो रिकवरी रेशियो था वो कम से कम पहले तो बराबर जरूर जा रहा था, लेकिन इस वक्त परसेंटेज काफी नीचे आ रहा है। जब बात कोविड-19 की हो रही है तो सैयद तजम्मुल आपके पास भी आएंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले फ्रूट ग्रोवर्स की बात जरा कर लेते हैं, क्योंकि 5 करोड़ का डेली नुकसान हम आमतौर पे ये देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर ही सिर्फ जो छोटे कारोबारी हैं उनको उठाना पड़ रहा है। और कल ही के मैं डेटा जो है अभी देख पा रहा हूं कि 5 करोड़ के करीब पर डे नुकसान इस वक्त वादी में उठाना पड़ रहा है, जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटे लोग भी हैं, छोटे कारोबारी भी हैं, वो भी इस वक्त भी शामिल हैं। और बात जब कारोबारियों की हो रही है तो फ्रूट ग्रोवर्स का भी यहां पर आपको बताते चलें कि जो सोपुर फ्रूट मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडीज में से भी एक इसका नाम गिना जाता है, या भारत की सबसे बड़ी फ्रूट मंडियों का जब नाम आता है तो सोपुर फ्रूट मंडी को जरूर वादी कश्मीर की जब एप्पल इंडस्ट्री की बात होती है तो इसके लिए याद किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद यूसुफ डार साहब भी हैं, प्रेसिडेंट हैं फ्रूट एसोसिएशन बारामूला के। फयाज मलिक साहब भी ज्वाइन करेंगे, सोपुर फूड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जिस इंडस्ट्री से आप वाबस्ता है, किस तरीके के दौर से अभी इन दिनों आप गुजर रहे हैं? कुछ हद तक बेहतरी आई है पिछले 2-3 महीनों के मुकाबले, आज जब इस वक्त फ्रूट का सीजन पीक पर है, तैयारियां चल रही हैं दोबारा मंडी में फ्रूट लाने की और बाहर भेजने की? आपका शुक्रिया सर। हम ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब अचानक आर्टिकल 35A मंसूर किया गया, तब से फ्रूट इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दाने पर है। उस वक्त भी हमारा फ्रूट जो था वो दरख्तों पर था, और उस वक्त जब ये हुआ, कर्फ्यू हो गया, हमारी टेलीकम्युनिकेशन की सब बिल्कुल बंद हुई, और हमारे ग्रोवर्स तब से लेकर फिर नेशनल हाईवे वो बंद पड़ा था 3 महीने। उसके बाद ये वबाई बीमारी जब फैल गई, ये समझ लो दिसंबर से शुरू हुआ, और जी हमारा जो फ्रूट था वो सब सड़ गया। स्टोरों में माल था, सी स्टोरों में माल था, वो बिल्कुल बाजारों में नहीं पहुंचा, उसकी वो रेट नहीं आई जितनी उस पर लागत थी। उस वजह से हमारे फ्रूट ग्रोवर काफी परेशान हुए। अब रहा ये कि फिर लॉकडाउन की वजह से सब स्टैंडर्ड जरासीम कुछ अद्वियात वादी में दाखिल हुई।
जिसकी वजह से हमारे फूड गोवर को कम से कम इस वक्त 70% का नुकसान हुआ। हमारे इस वक्त जो माल है ये बिल्कुल 2 नंबर हुआ है। अब आज तक अब मंडियां थोड़ा खुल गई, 1-2 घंटे मंडियां शुरू हो गई है। बाहर भी मेरे ख्याल में एक ही मंडी दिल्ली में अब 2-3 घंटे चलती है, बाकी बिहार साउथ इंडिया वो बंद पड़ी है, महाराष्ट्र मुंबई वो बंद पड़ी है। सिर्फ एक मंडी है, उसमें हमारा थोड़ा माल जाता है मगर वो रेट नहीं मिलती है जो रेट मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं जी इस इंडस्ट्री को कोई ऐसा पैकेज दिया जाए ताकि जो हमारे किसान हैं वो इस बदहाली जो इस वक्त मुआशी बदहाली हुई है इसकी वजह से वो बिल्कुल उनका बहुत शुक्रिया यूसुफ डार साहब ज्वाइन करने के लिए। वक्त काफी कम है, हमारे साथ फयाज अहमद मलिक साहब भी हैं, सोपोर फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। क्या कुछ हाल है इस वक्त सोपोर फ्रूट मंडी का? दोबारा कामकाज शुरू हुआ है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, या फिर इंतजामिया की तरफ से जो यकीन दहानी कराई गई थी किस हद तक मदद मिली है मकामी सतह पर, और कामकाज कैसे चल रहा है मंडी के अंदर अभी सर ऐसा है ना कि पिछले साल जो अनरेस्ट हुआ था 2019 में, उसके बाद कंटिन्यूसली जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो लॉस में चल रही है। अभी हमारा जो स्टोर में माल था वो करीबन मतलब लॉकडाउन की वजह से जो बीमारी कोविड-19 था उसकी वजह से बाहर की मंडियों में वो खराब हो गया और ग्रोवर्स को काफी सारे नुकसान उठाने पड़े। उसके बाद जो कंटिन्यूसली लॉकडाउन चल रहा है, अभी हमारा जो 2020 का सीजन शुरू होने वाला था उसमें क्या हुआ कि गैर मेयारी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर आ गए जिससे ग्रोवर्स को काफी सारा नुकसान उठाने पड़ गए, क्योंकि करीबन 60% जो एप्पल है वो नीचे गिर चुका है, क्योंकि लोगों ने इसमें एक गलत तरीके से जो डुप्लीकेट दवाई थी वो यहाँ कश्मीर वैली में घुसा दिया, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था लॉकडाउन की वजह से। उस वजह से ग्रोवर्स को काफी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अभी जो बाकी कुछ हेलो जी कंटिन्यू करें। अभी जो बाकी जो बचा हुआ करीबन 40% माल है वो बीमारी में मुब्तला हो चुका है। अब हमारा जो माल अभी जो अर्ली वैरायटी शुरू हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा सेब जो है मार्केट उसको सही नहीं मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि कम से कम MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चालू की जाए ताकि ये सी ग्रेड जो माल हमारा है और उसमें जो कागज है गिरान माल है उसको गवर्नमेंट उठाए ताकि ग्रोवर्स को एक बेनिफिट मिल जाए, ये सी ग्रेड माल आगे मार्केट में ना जाए। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। MIF दोबारा इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, MIS सॉरी। सैयद तजम्मुल, एक चीज मैं यहाँ आपसे भी जानना चाहूंगा, इस वक्त जो ये अभी फ्रूट ग्रोवर्स दोनों ने एक बात कही कि लॉकडाउन हो या पिछले साल की जो सूरत हाल रही है 5 अगस्त के बाद, उसके दौरान में एक चीज सबसे ज्यादा सामने आई है वो है गैर मयारी अद्वियात का इन लोगों तक पहुंचाना या जरासीम कश अद्वियात जो इनको दी जाती थी। क्या मकामी सतह पर इंतजामिया की इस पर नजर नहीं है, जब सबसे ज्यादा जो केमिकल्स है, सबसे ज्यादा जो अद्वियात हैं वो इन लोगों को भी दी जाती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि या तो उसमें नकली दवाइयां थी या कुछ और मामला था जिसकी वजह से भी नुकसान इस इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है। चलिए, यहाँ पर तकनीकी वजह से श्रीनगर का राब्ता नहीं हो पा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे।